तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था, ड्रैगन लीडर जो होती है वो जिंग को लात मारते हुए उसे बोलती है कि तुम अपनी बात को एक सेंटेंस में फिनिश भी नहीं कर सकती हो, तो फिर आखिर कैसे तुम फ्यूचर में यहाँ पर मेरी पोजीशन को संभालोगी। जो सुनने के बाद जिंग जो होती है वो भी रोने लगती है। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि जो जिंग होती है वो काफ़ी क्यूट सा फेस बना लेती है और वो क्यूट सा फेस बनाते हुए चैनी से बोलती है कि डाओजुन, अगर मैं इस कंपटीशन को जीत जाती हूँ तो क्या उसके बाद आप मुझे अपना डिसाइपल जो है वो बना सकते हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ का माहौल काफ़ी ज़्यादा शांत हो जाता है और जो जिंग होती है वो घबराते हुए अपने मन में सोचती है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो सीनियर है वो यहाँ पर मुझसे गुस्सा हो चुके हैं, क्योंकि मेरा बात बोलने का तरीका जो था वो थोड़ा गलत था। क्या मुझे इस चीज़ के लिए जो डाओजुन है उनसे माफ़ी मांग लेनी चाहिए, और कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं उनसे माफ़ी मांगूँ और वे नाराज़ होकर यहाँ से चले जाए। नहीं, मेरा इंप्रेशन जो है वो बहुत ही ज़्यादा गलत पड़ चुका है। आंटी प्लीज़ अपनी भतीजी की मदद कीजिए। और जिंग के इतना बोलते के साथ ही चैनी जो होता है वो ड्रैगन लीडर की तरफ देखने लगता है। जो देखने के बाद ड्रैगन लीडर जो होती है वो भी चैनी को कोई इशारा कर देती है। जो देखकर चैनी जो होता है वो जिंग से बोलता है कि ठीक है, वैसे भी जो ग्रैंड कंपटीशन होता है वो 10,000 सालों में एक बार होता है और इसके अंदर वर्ल्ड के टॉप जीनियस जो होते हैं वो पार्टिसिपेट करने के लिए आते हैं, इसीलिए इसके अंदर फर्स्ट प्लेस को जीतना बिल्कुल भी आसान नहीं होता। तो इसीलिए मैं तुम्हारी रिक्वेस्ट जो है उसे एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ। अगर तुम इस कंपटीशन को जीत जाती हो तो मैं तुम्हें अपने डिसाइपल के रूप में एक्सेप्ट करूँगा और पर्सनली तुम्हें इनहेरिटेंस के बारे में भी सिखाऊंगा और जो ओरिजिनल सोर्स है वो भी तुम्हें रिवॉर्ड के तौर पर दूंगा। और चैन ये की इस बात को सुनने के बाद जो जिंग होती है वो काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाती है और उसे कुछ ही समझ में नहीं आ रहा होता कि उसने क्या सुना है, और अगले ही पल वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और वो खुश होते हुए बोलती है कि क्या मैं सपना देख रही हूँ, जो सीनियर डाओजुन है वो मेरी रिक्वेस्ट के लिए एग्री हो गए। और इतना बोलते के साथ ही जो यीमिंग होती है वो खुशी के मारे नाचना शुरू कर देती है और वो नाचते हुए बोलती है कि आंट, क्या आपने सुना, जो सीनियर है वो इस चीज़ के लिए एग्री हो गए, वे मुझे अपना डिसाइपल बनाने के लिए एग्री हो गए। जो सुनते के साथ ही जो ड्रैगन लीडर होती है वो उससे बोलती है कि आखिर तुम इतना ज़्यादा एक्साइटेड क्यों हो रही हो। उसने कहा कि अगर तुम यहाँ पर उस कंपटीशन को जीतोगी तो उसके बाद ही वे तुम्हें अपने डिसाइपल के रूप में एक्सेप्ट करेगी, और अभी तो जो कंपटीशन है वो स्टार्ट भी नहीं हुआ है और तुम यहाँ पर जीतने के बारे में सोच रही हो। क्या तुम बोल चुकी होगी उसके अंदर कितने टैलेंटेड लोग यहाँ पर पार्टिसिपेट करने वाले हैं। और मत बोलो कि कंपटीशन को स्टार्ट होने में अभी भी 1 महीने का टाइम जो है वो बाकी है, तो इसीलिए जाओ और जाकर अपनी ट्रेनिंग करो और उसके लिए प्रिपरेशन करो। याद रखना कि अगर तुमने उस कंपटीशन के अंदर अच्छी रैंकिंग को ना पाया तो मैं तुम्हें पनिश करूँगी। और इतना बोलकर वो खींचते हुए उसे वहाँ से लेकर जाने लगती है। जो देखने के बाद जो येमिंग होती है वो रोते हुए बोलती है कि आंट 1 मिनट रुक जाइए, मैं और थोड़ा देर डाओजुन जो है उन्हें देखना चाहती हूँ। और इतना बोलकर वो चैनी से बोलती है कि डाओजुन, आप बस मेरा इंतज़ार करना, मैं वहाँ पर पार्टिसिपेट करने वाले सभी लोगों को हरा दूंगी और आपकी डिसाइपल बनूंगी, बस आप मेरा इंतज़ार करना, मैं आपको निराश नहीं करने वाली। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो ड्रैगन लीडर होती है वो उसे उठाकर पैर फेंक देती है और उसके वहाँ से चले जाने के बाद चैनी जो होता है वो उसे बोलता है कि मुझे लगता है कि तुम्हें इस मैटर के ऊपर मुझे एक्सप्लेनेशन देनी चाहिए। जो सुनते के साथ ही ड्रैगन लीडर जो होती है वो चैनी को बताती है कि जो जीमिंग है वो जब छोटी थी वो तब से ही पैलेस के अंदर लगी हुई तुम्हारी फ़ोटो जो है उसे देखती हुई आ रही है, और जब तुमने ओल्ड रेस के खिलाफ में यहाँ पर कंपटीशन को किया था तो उसके जो तुम्हारे रिकॉर्ड थे वो इस पैलेस पर रखे हुए हैं और उसने अपनी पूरी ज़िंदगी जो तुम्हारे रिकॉर्ड है उन्हें पढ़े हैं। इसीलिए वो लिटिल गर्ल जो है वो तुम्हें बहुत ही ज़्यादा एडमायर करती है और उसे यकीन है कि एक दिन वो भी तुम्हारी तरह पावरफुल बन पाएगी। लेकिन तुम भी इस चीज़ को जानते हो कि पास्ट में तुमने कभी भी किसी भी डिसाइपल को एक्सेप्ट नहीं किया था, तो इसीलिए मैंने उसे बोल दिया था कि वो अपने इस आइडिया से गिव अप कर दे, क्योंकि तुम किसी भी डिसाइपल को एक्सेप्ट नहीं करने वाले। लेकिन कुछ टाइम पहले जो तुम्हारी फैमिली मेम्बर क्यान कुई और जो वैंग सैंस हुई थी वे दोनों यहाँ पर आए थे और उन्होंने मुझे इस चीज़ के बारे में मेंशन किया था कि तुमने डिसाइपलों को एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया। और अगर बात की जाए जिमिंग की तो जो जिमिंग है वो मेरे ड्रैगन क्लैन का फ्यूचर होने वाली है, तो इसीलिए उसके फ्यूचर को ब्राइट करने के लिए मैं जानती हूँ कि तुमसे अच्छा मास्टर जो है वो कोई नहीं हो सकता, और वैसे भी वो मेरे ड्रैगन क्लैन का भी फ्यूचर है। लेकिन मैं तुम्हारी पर्सनैलिटी जो है उसके बारे में बहुत ही अच्छे से जानती हूँ कि तुम किसी भी ऑर्डिनरी पर्सन को अपना डिसाइपल जो है वो कभी भी नहीं बनाओगे। लेकिन मैं तुम्हें बता दूँ कि जो जिमिंग है वो बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड है, और अगर उसके टैलेंट को मैं खुद से कंपेयर करूँ तो मुझे लगता है कि वो मुझसे भी ज़्यादा टैलेंटेड है। लेकिन वो जब से बच्ची थी वो तब से इसी पैलेस पर रही है और वो वर्ल्ड के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानती है, तो इसीलिए उसका नेचर जो है वो थोड़ा इरिटेटिंग है। मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम इसे समझ पाओगे। और ड्रैगन लीडर की इस बात को सुनने के बाद जो चैन ये होता है वो उसे बोलता है कि मैं जानता हूँ कि तुम अभी भी जो है वो मुझे सच नहीं बता रही। जो सुनते के साथ ही जो ड्रैगन लीडर होती है वो अपने पास से किसी चीज़ को निकालते हुए चैनी से बोलती है कि तुम ब्रैट कहीं के तुम पहले की तरह बिल्कुल शार्प हो, लगता है कि अब मुझे तुम्हें जो सच है वो बताना ही पड़ेगा, तो ठीक है मैं तुम्हें सब कुछ बताती हूँ।
एक महीना पहले जो तुम्हारे क्लैन की वाइट बर्ड थी उसने यहाँ पर मुझे एक आर्टिफैक्ट को सौंपा था जिसे कि थियान हो जुआन मिंग मिरर कहा जाता है, जिसकी मदद से मैं पूरी रेस जो है उसके फ्यूचर को देख सकती हूँ। जिसका मतलब यह है कि आसमान में जो पावर मौजूद है वो चाहे यहाँ पर किसी बीस्ट का साथ दे रही हो इस वर्ल्ड को डिजास्टर लाने के लिए, या फिर वो किसी गॉड्स का साथ दे रही हो इस फ्यूचर को ब्राइट करने के लिए, लेकिन आसमान में सितारों की संख्या इतनी ज़्यादा बड़ी है कि उस चीज़ का यहाँ पर अंदाज़ा लगा पाना बिल्कुल पूरी तरह से नामुमकिन है। लेकिन उसके बाद भी मैंने जो फ्यूचर देखा वो उम्मीद से भी ज़्यादा बुरा है। और स्टार्स के रुकने का मतलब ये है कि सभी का जो फ्यूचर है वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाना, किसी का कोई भी फ्यूचर नहीं बचने वाला। और इस तरह का स्टार जो है वो लास्ट टाइम तभी अपेयर हुआ था जब वर्ल्ड के अंदर 4 वर्ल्ड डिजास्टर जो था वो आया था। इसीलिए 2 लाख साल बाद मुझे मेरा ड्रैगन क्लैन जो है उसका कोई भी फ्यूचर सा नज़र नहीं आ रहा है। तो इसीलिए तुम सोच सकते हो कि आखिर मैं यहाँ पर कहना क्या चाहती हूँ, और मुझे नहीं लगता कि अब मुझे तुम्हें और एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत है। जो सुनते के साथ ही चैनी जो होता है वो उसे बोलता है कि ठीक है, तुम्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अपने स्मॉल वर्ल्ड के अंदर एक चैनल जो है वो ओपन कर दूंगा, जिसके बाद तुम वहाँ पर अपनी इंसेंट सिटी जो है उसे वहाँ पर बना सकती हो। जो सुनते के साथ ही ड्रैगन लीडर जो होती है वो चैनी से बोलती है कि नहीं, तुम्हें ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो एवू है उसी ने पहले से ही टनल जो है वो 3 दिन पहले ओपन कर दिया है, और अगले 10 सालों के अंदर मुझे यकीन है कि मैं पूरी तरह से वहाँ पर अपना क्लैन जो है उसे स्टेबल कर लूँगी। क्योंकि शायद तुम्हें इस चीज़ का नहीं पता होगा कि तुम्हारी वो प्यारी सी बर्ड जो डिजास्टर भी आता है तो। और इससे अलग अगर फ्यूचर में तुम्हें कभी भी मेरी कोई भी मदद की ज़रूरत हो तो मुझे बता सकते हो, मैं तुम्हारी मदद जो है वो ज़रूर करूँगी। और इससे अलग यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट मैटर है जिसके लिए कि मैंने तुम्हें इतनी जल्दी बुलाया था। एक बार ज़रा इन लेटरों को देखो। और इतना बोलते के साथ ही वो ब्लैक कलर के लेटर जो होते हैं वो निकाल लेती है, और उस लेटर को देखते के साथ ही जो चैन ही होता है वो बोलता है कि ये तो सैन युआन किंगडम का मो युआन लुआन स्टार पवेलियन है, जो कि पूरी तरह से डीमन फोर्स से भरा हुआ है। जो सुनकर ड्रैगन लीडर जो होती है वो चैनी को बताती है कि हाँ, ये जिनके द्वारा भेजे गए हैं वो पूरी तरह से जो डीमनिक सेक्ट है उनकी ऑर्गेनाइजेशन है, और उन्होंने यहाँ पर मुझे आधे साल पहले हजारों लेटर जो थे वो भेजे थे। और अगर इन लेटरों की सामग्री की बात की जाए तो वो सच में बहुत ही आश्चर्यजनक है। और उससे अलग अगर बात की जाए उन डोमिनिक सेक्टों की, तो वे डोमिनिक सेक्ट जो है वो हमसे अपनी एंशिएंट सिटी जो है उनकी प्रोटेक्शन चाहते हैं, जिसके लिए वो बहुत ही बड़ी कीमत जो है वो भी पे करने के लिए तैयार है। लेकिन ये चीज़ जो थी वो मुझे काफ़ी ज़्यादा अजीब लगी, तो इसीलिए मैंने अपने कुछ लोगों को भेजा था कि वे जाकर इस बारे में थोड़ी इन्वेस्टिगेशन कर सके। लेकिन मेरी इन्वेस्टिगेशन के 10 दिन के अंदर ही यहाँ पर कुछ डीमन जो थे उन्होंने आपस में ही अटैक कर दिया, और उन्होंने अटैक करने के बाद जो उनकी एंशिएंट सिटी और जो उनके फील्ड देखी थी कि उन सभी को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया। तो इसीलिए इसे देखकर ऐसा कहा जा सकता है कि यहाँ पर उन डीमनों को जिनसे खतरा था वो कोई आउटसाइडर नहीं थे, बल्कि उनके खुद के ही अंदर के ये डीमन सेक्ट के लोग थे। और इन सब में जो पर्सन जिम्मेदार था उसका मुझे पता लगा है कि वो काफ़ी मल्टीपल सोर्स से जुड़ा हुआ था। और बाद में मुझे पता लगा कि वो पर्सन कोई और नहीं बल्कि एक डीमन था, जिसे कि डीमन हिस्ट्री का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट डीमन गॉड भी कहा जाता है, और वो इटर्नल डीमन सेक्ट जो है उसका हेड भी है। और मुझे पता लगा है कि वो अपने सर्कुलेशन से बाहर आ चुका है। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हमारा व्यू जो होता है वो इटर्नल नाइट रियलम के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि हम जो कैट गर्ल होती है उसको देखते हैं जो कि सिस्टम पर कुछ कर रही होती है, और वो किसी से बात करते हुए बोलती है कि तुम जानती हो कि जोई और मैजेस्टी है उन्होंने मुझे यहाँ पर छोड़ा है ताकि मैं उन लड़कियों के ऊपर नज़र रख सकूँ, नहीं तो तुम जानती हो कि मैं इस मोमेंट को बिल्कुल भी मिस करने वाली नहीं थी। लेकिन चलो, ये तो काफ़ी अच्छी बात है कि तुमने जो बच्चे हैं उन्हें जन्म दे दिया है। तो चलो मुझे बताओ कि इस बार तुमने टोटल कितने बच्चों को जन्म दिया है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम सिस्टम पर 3 लड़कियों को देखते हैं, जिनमें से पहली लड़की जो होती है वो बोलती है कि इस बार मैंने टोटल 81 बच्चे जो है उन्हें जन्म दिया है। जो सुनते के साथ ही दूसरी लड़की जो होती है वो भी कैट गर्ल से बोलती है कि चलो छोड़ो, चूंकि तुम यहाँ पर योर मैजेस्टी का काम कर रही हो तो इसीलिए इस बार मैं तुम्हें छोड़ रही हूँ। लेकिन याद रखना कि जब तुम अगली बार आओ तो मेरे लिए काफ़ी सारी वाइन जो है वो लेकर आना, नहीं तो मैं तुम्हें बिल्कुल भी छोड़ने वाली नहीं हूँ। जो सुनकर जो तीसरी लड़की होती है वो उससे बोलती है कि वो देखकर ऐसा लगता है कि तुम थोड़ी प्रॉब्लम के अंदर हो, तो कैसा रहेगा कि अगर मैं कुछ बच्चों का इंतजाम करूँ और तुम्हारे पास में भेज दूँ, तो वहाँ पर तुम अकेली नहीं रहोगी और तुम्हारा थोड़ा मन भी लग जाएगा। जो सुनते के साथ ही कैट गर्ल जो होती है वो उससे बोलती है कि अरे नहीं, इस चीज़ की कोई भी ज़रूरत नहीं है। जोई और मैजेस्टी है उन्होंने बस मुझे यहाँ पर रुक कर कहा है कि मैं यहाँ पर उन लोगों के ऊपर नज़र रखूँ, और वे खुद अभी 10,000 रेस्ट कॉम्पिटिशन जो है उसके अंदर गए हुए हैं। तो वैसे भी मैं तो अकेली यहाँ पर रहकर इंजॉय ही कर रही हूँ। तुम इस 1 महीने को मेरे लिए वैकेशन की तरह समझ सकते हो। और लेकिन अगर हाँ तुम्हारे पास में कोई डिलीशियस फूड है तो तुम मेरे पास में भेज सकती हो, क्योंकि यहाँ पर मुझे ज़्यादा अच्छा खाना जो है वो नहीं मिल पा रहा। और कैट गर्ल के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि रेड कलर का ओरा जो होता है वो एकदम से उसके पीछे आने लगता है, जिस बारे में कैट गर्ल को भी थोड़ा अंदाजा हो जाता है।
और इस रेड कलर के ऑरा के अंदर से आवाज़ आती है और वो बोलती है कि मैं सोच रही थी कि आखिर ये स्पिरिचुअल पावर जो है वो मुझे खींच कर इस जगह पर क्यों ला रही है। इसका मतलब ये स्पिरिचुअल पावर किसी और के नहीं बल्कि तुम लिटिल कैट के अंदर से आ रही थी। जो सुनते के साथ ही कैट गर्ल जो होती है वो एकदम से अपनी मोस्टा वाली फॉर्म में आ जाती है और मोस्टा फॉर्म में आते हुए अपने मन में सोचती है कि अगर इसने यहाँ पर आकर बोला नहीं होता तो मैं तो इसकी प्रेजेंस जो है उसे भी नोटिस नहीं कर पाती। और इतना सोचती वो चिल्लाकर बोलती है कि तुम आखिर हो कौन। और उसके इतना बोलते के साथ ही एक ह्यूमन फिगर जो होता है वो उसके सामने आने लगता है और वो उसके सामने आते हुए बोलता है कि तुम खुद ही इस चीज़ को क्यों नहीं कर लेती कि मैं कौन हूँ। जो देखकर अब कैट गर्ल भी थोड़ी शौक होती है और वो शौक होते हुए बोलती है कि तुम्हारा ऑरा तो ईविल से भरा हुआ है, 1 मिनट रुको तुम तो भाई। और इतना बोलते के साथ ही वो चिल्लाते हुए बोलती है कि सिस्टर वोलिंग जल्दी से मेरे साथ में कम्युनिकेट करो। और कैट गर्ल के इतना बोलते के साथ ही हमें वहाँ पर एक बहुत ही तगड़ा धमाका जो होता है वो देखने के लिए मिलता है। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि कैट गर्ल जो होती है वो केवल एक ही अटैक में वहाँ पर बेहोश हो चुकी होती है। और उसे बेहोश करने के बाद अब जो वो दूसरी लड़की होती है वो उसे बोलती है कि नोटी कैट गर्ल तुम जानती ही नहीं थी कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। जरा देखो तो तुम मेरे लिए ट्रेबल क्रिएट करने वाली थी यहाँ पर मैसेज को सेंड करने के बाद। इसीलिए बस तुम यहाँ पर आराम से सो क्योंकि मैं तुम्हें मारने वाली नहीं हूँ क्योंकि वैसे भी तुम मेरे जो हस्बैंड है उसकी एक पेट हो। और अब इस लड़की की बातों से हमें पता लगता है कि इस लड़की का चैन ई के साथ में कुछ ना कुछ तो रिलेशनशिप है क्योंकि ये चैन ई को अपना हस्बैंड बोल रही है। तो लगता है कि अब स्टोरी में आगे और भी ज़्यादा मज़ा जो है वो आने वाला है। जिसके बाद अब हमारा व्यू जो होता है वो मिंग के ऊपर आ जाता है जो कि एक बूढ़ी औरत के अंदर से कर्स एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रही होती है। और जैसे ही उसकी कर्स एनर्जी एब्जॉर्ब होती है वो ओल्ड वुमेन भी काफ़ी खुश हो जाती है और खुश होते हुए बोलती है कि मेरी कर्स एनर्जी खत्म हो गई। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम मिंग को देखते हैं जिसे कि थोड़े चक्कर आने लगते हैं। जिस कारण अब जो जियाओ नैन होती है वो उसे पकड़ते हुए पूछती है कि क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना। जो सुनकर मिंग उसको बताती है कि नहीं बस मुझे थोड़े से चक्कर आ रहे थे लेकिन मैं कंटिन्यू कर सकती हूँ। जो सुनते के साथ ही जियाओ नैन उससे बोलती है कि तुम्हें खुद को ज़्यादा फोर्स करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम आज आराम करो, कल को हम कंटिन्यू करेंगे। और इतना बोलते के साथ ही जियाओ नैन जो होती है वो वहाँ पर मौजूद सभी लोगों से बोलती है कि आज मिस मिंग जो है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा थक चुकी है तो इसीलिए अब हम कल कंटिन्यू रखेंगे और आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो यहाँ पर सभी लोगों के मौजूद अंदर जो कर्ज है उसे पूरी तरह से ख़त्म कर देगी। जो सुनते के साथ ही एक लड़की जो होती है वो जियाओ नैन से बोलती है कि मिस जियाओ प्लीज़ जो मिस मिंग है उन्हें ये बोल देना कि पहले वो यहाँ पर अपनी सेहत का ध्यान रखें, हम लोगों को कोई भी जल्दी नहीं है, वो इस काम को आराम से कर सकती है। जो सुनते के साथ ही एक और बंदा जो होता है वो भी बोलता है कि हाँ बिल्कुल, अगर हमें यहाँ पर और भी लंबे टाइम तक इंतज़ार करना पड़ा तो यहाँ पर हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि वैसे भी हम लोग बहुत ही लंबे टाइम से इंतज़ार करते आ रहे थे और अब हमें यहाँ पर एक उम्मीद जो है वो फाइनली दिखाई दी है। और इतना बोलते के साथ ही वे सभी के सभी जो होते हैं वो मिंग के कमरे के सामने अपने घुटनों पर बैठ जाते हैं और अपने घुटनों पर बैठते हुए चिल्लाकर बोलते हैं कि मिस मिंग आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी इस काइंडनेस को हमारी ट्राइब जो है वो कभी भी नहीं भूल पाएगी। आज आपके कारण ही हम लोगों को ज़िंदगी की एक उम्मीद नज़र आई है। और उनके इतना बोलते के साथ ही जियाओ नैन जो होती है वो मिंग के पास में आ जाती है और वो मिंग के पास में आते हुए बोलती है कि मिंग क्या तुम्हें बाहर से लोगों की आवाज़ आ रही है, वे तुम्हारे लिए कितने ज़्यादा ग्रेटफुल है। जो सुनते के साथ ही मिंग जो होती है वो उसे बोलती है कि मैं अभी इतनी थकी हुई भी नहीं हूँ, मैं और ज़्यादा लोगों की मदद कर सकती हूँ। जो सुनने के बाद जियाओ नैन उसे बोलती है कि जल्दबाजी मत करो, पहले तुम खुद का ध्यान रखो क्योंकि अगर तुम्हें कुछ हो गया तो उसके बाद हम यहाँ पर कुछ भी नहीं कर पाएंगे। जो सुनते के साथ ही मिंग जो होती है वो उसे पूछती है कि ठीक है इस चीज़ को छोड़ो, मुझे तुम ये बताओ कि आखिर तुम्हारी इन्वेस्टिगेशन जो है वो कैसी चल रही है। जो सुनते के साथ ही जियाओ नैन जो होती है वो उसको बताती है कि जो हाई प्रीस्ट था उसने मुझे कहा था कि 3 दिनों के अंदर वे सारी की सारी सप्लाई जो है उसका इंतजाम करा देगी। और इसी के साथ में अगर बात की जाए कर्स बीस्ट की तो वे कर्स बीस्टों को पकड़कर जो अंडरग्राउंड है वहाँ पर प्रिजन कर रहे हैं। तो इसीलिए इतने लंबे टाइम तक इनके साथ में रहने के बाद मुझे अभी कोई भी यहाँ पर प्रॉब्लम जो है वो नज़र नहीं आई, लेकिन उसके बाद भी पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो मेरी आंखों से छुपी हुई है। लेकिन छोड़ो, हम लोगों के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमें जो ग्रैंड मास्टर का मिशन है उसे कंप्लीट करना है और जो मैप है वो अब हमें मिल चुका है। तो इसीलिए तुम ट्राइब के अंदर रहकर यहाँ पर आराम करो, मैं यहाँ से जो कर स्कोर है उसे ढूंढने के लिए जा रही हूँ। जो सुनते के साथ ही मिंग जो होती है वो उसे बोलती है कि ठीक है तुम अपना ध्यान रखना। जो सुनने के बाद जियाओ नैन उसे बोलती है कि ठीक है, अगर यहाँ पर कुछ भी गड़बड़ हो तो तुम मुझे कांटेक्ट कर सकती हो, मैं एकदम यहाँ पर वापस आ जाऊँगी। और इतना बोलकर जियाओ नैन जो होती है वो बाइक को लेकर वहाँ से जो कर स्कोर होता है उसे ढूंढने के लिए निकल जाती है। और अब यहीं पर ही हमारा आज का एपिसोड जो है वो भी कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखें कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।